बहुत बेकार है, बीट हाईवेज, बीट माउंटेन्स, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। मतलब और बात करते हैं कि मैंने सुजुकी वी-स्टॉर्म ही क्यों ली, मतलब क्या वर्ड होता है, माइल मंचर। दिस बाइक इज अ माइल मंचर। हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होगे। थर्ड सर्विसिंग गाड़ी की हो चुकी है, नेपाल ट्रिप से मैं वापस आ चुका हूँ। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम अपना फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू बताने का। गाड़ी में क्या मुझे पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब मैं इसको बहुत चला चुका हूँ, बहुत अच्छी खासी टेस्टिंग कर चुका हूँ, सारे टेरेन्स पे टेस्ट कर चुका हूँ। तो चलो बिना कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। क्लॉक को 10 महीने पहले रिवाइंड करते हैं और बात करते हैं कि मैंने सुजुकी वी-स्टॉर्म ही क्यों ली और क्या क्या था उस समय मार्केट में मेरे बजट में। तो मैं आपको बताऊं, ये थर्ड गाड़ी थी जो मेरी लिस्ट में थी। मतलब रैंक वाइज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी हिमालयन 450। बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब जैसी मैं चाहता था, ऑफ रोडर, लॉन्ग टूरर, मतलब अच्छी बिल्ट, वो सब था उस गाड़ी में। द ओनली थिंग वॉज इट वॉज वे आउट ऑफ माई बजट। फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड चीज़ ये थी कि इट वॉज टू हैवी फॉर मी। तो मैं उस बजट में जाके भी ले लेता, पर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार ये मेरी फर्स्ट एडीवी थी और मैं नहीं चाहता था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये लॉन्ग ट्रिप्स या पहाड़ों पे ऐसे मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फोर व्हीलर की तो मुझे आदत है, बट बाइक से एक अलग चैलेंजेस होते हैं। तो इस वजह से हिमालयन मैंने ड्रॉप कर दिया। और देखो, जब आप एक बाइक खरीदते हो ना, तो सिर्फ आपका जो बजट होता है उसमें बाइक नहीं आती। अब देखो, आप बाइक खरीदोगे, बाइक के बाद आप राइडिंग गियर्स खरीदोगे, जैकेट खरीदोगे, हेलमेट खरीदोगे, शूज़ खरीदोगे, आपके बहुत सारे किट आएंगे, गाड़ी के सेफ्टी क्रैश गार्ड्स आएगा, आपके हैंड गार्ड्स आएंगे, मिरर्स, आप जो भी मॉडिफिकेशन कराओगे गाड़ी में, तो आपको आपके बजट में वो सारा चीज़ कंसिडर करके ही आपको वो बजट डिसाइड करना चाहिए। मैंने वही किया। तो मेरे ओवरऑल बजट में बाइक प्लस ये सारी राइडिंग गियर, एंड मैं मोटो व्लॉगिंग भी करना चाहता था। और मोटो व्लॉगिंग का मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था। व्लॉगिंग का मुझे 5-6 सालों से इंटरेस्ट है, मैं कर भी रहा हूँ। तो उस रीज़न को देखते हुए भाई, आपके एक्शन कैमराज हैं, आपके माउंट्स हैं, किट है, मेमोरी कार्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारा खर्चा मिला के, अगर आप भी एक बाइक डिसाइड करना चाहते हो ना, तो ये सारा खर्चा मिला के आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। सेकेंड ऑन माई लिस्ट वॉज BMW GS 310। वो गाड़ी चलाने के बाद मैं बता रहा हूँ, उस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप जैसा है मैंने अभी तक इस प्राइस रेंज में कहीं नहीं देखा। मतलब बिलो 5 lakhs मैं बोल रहा हूँ, बिलो 5 lakhs नॉट इवन हिमालयन सस्पेंशन में, कंफर्ट में उसको टक्कर दे सकती है। हिमालयन कहाँ पे उसको टक्कर दे सकती है? हिमालयन इज़ अ बेटर ऑफ रोडर, बट यार GS की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट देन अगेन वो हिमालयन से भी महंगी है, तो वो मेरे बजट के बाहर ही चली गई थी पूरी। तो उस रीज़न से मैंने ड्रॉप किया। देखो, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैं अपनी टॉप 2 बाइक्स जो मुझे मार्केट में पसंद आई थी, मैं नहीं ले पाया। तो हिमालयन 450, देन BMW GS 310, देन वी-स्टॉर्म, एंड फोर्थ बाइक थी एक्सपल्स। एक्सपल्स 204V थी लास्ट ईयर, 210 लॉन्च नहीं हुई थी। तो यार मैंने चलाई थी, उसमें ना 2 चीज़ें हैं। पहला तो वो हमें मतलब एक रैली बाइक वाली फीलिंग मुझे दे रही थी, क्योंकि उसकी सीट वगैरह भी काफ़ी पतली है, उसका शेप वैसा है, थोड़ा सा लीन बाइक है वो। और मेरे पार्टनर को भी उतनी लुक्स में पसंद नहीं आई थी, एंड हम दोनों ने बैठ के भी टेस्ट राइड लिया था। तो ये वो बाइक तो हम लोग को लगा था कि नहीं यार, ये हम लोग के लिए नहीं है सिटी वगैरह में और वैसे घूमने के लिए। तो एक्सपल्स भी हमने रिजेक्ट कर दी थी। बाइक का पावर वगैरह भी कम है, ऑफ रोड केपेबल है, सब कुछ है, बट एक्सपल्स ओवरऑल हमें नहीं पसंद आई थी, तो ड्रॉप कर दिया था। तो भाई ये बात हो गई दूसरी बाइक्स की। अब आते हैं कि मैंने ये ही क्यों फाइनल की। मुझे ये पड़ी थी 2.3 lakhs ऑन रोड। अभी इसकी प्राइस, आई नो आप लोग कमेंट में शुरू हो जाओगे, भाई अभी तो हमें 2.6 की हो गई, 2.7 की हो गई, बट मैंने ली थी लास्ट ईयर जुलाई में, एंड इसकी कॉस्ट मुझे बहुत अच्छी पड़ी थी ऑन रोड। उस समय डिस्काउंट्स भी चल रहे थे, उस समय एक्सचेंज ऑफर्स भी चल रहे थे, और जुलाई में ली थी मैंने लास्ट ईयर। एंड 2.3 के लिए ये बाइक मुझे बहुत सही लगी। तो बजट वाइज तो ये ओके थी। देन सेकेंड चीज़ आती है भाई इसके लुक्स, ताबड़तोड़ लुक्स, हेड टर्नर है ये, और जो टेस्ट राइड व्हीकल थी वही देख के मैं फ़ैन हो गया था। ये क्या है ना, ये एक आपको एक स्पोर्ट्स बाइक और एक बिग बाइक वाला फील देती है। दिस इज़ अ ह्यूज बाइक। आप इसको मीटियोर 350 वगैरह के बाजू में खड़ी करके देख लो, एंड ये गाड़ी साइज़ में बहुत बड़ी है, एंड दिस इज़ अ अच्छी हैवी बिल्ट है और अच्छी बड़ी बाइक है। तो एक वो सारी चीज़ें ना, एक स्पोर्ट्स टूरर और कम एडवेंचर टूरर वाली ना, इसमें एक मिक्सचर है। तो वो चीज़ देखते हुए इसकी डिज़ाइन और लुक्स मुझे बहुत पसंद आए थे। अगर मैं कलर का बताऊँ ना, मुझे सच में इसका ब्लैक कलर मेरे हिसाब से ज़्यादा जम रहा था, पर
क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी तो वो ब्लैक कलर ना कहीं वीडियोस में ना छुप जाता है, गाड़ी का डिज़ाइन पूरा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने येलो कलर ऑप्ट किया, तो जो थोड़ा सा पॉप आउट हो गया है। तो चलो उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसके आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इस गाड़ी की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, थिंग्स आई डिसलाइक। तो भाई इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है उसका थ्रो रात के समय बहुत बेकार है, बीट हाईवेज बीट माउंटेन्स, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। मतलब मैं तो काम चलाओ भी नहीं बोलूँगा। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस जब मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई थी। तो डिलीवरी फॉर्मेलिटीज़ करते करते डिलीवरी लेते लेते शाम हो गई थी, एंड इट वॉज अ गुड 20 किलोमीटर्स दूर जो शोरूम था। वहाँ से जब मैं इसको लेके आया था तो हाईवेज़ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो यही फील हुई कि यार इसकी हेडलाइट से कुछ रोड की विजिबिलिटी नहीं है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसकी स्टॉक हेडलाइट का थ्रो बहुत बेकार है। यू कैन एडजस्ट दिस हेडलाइट, अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे एक स्क्रू है उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, बट एक मॉडिफिकेशन वीडियो मैंने और प्लान किया है, वो मैं इसके बाद डालूंगा। उसमें मैं उसके बारे में ना डिटेल से बात करूंगा कि कैसे और कितना आपको एडजस्ट करना है। बट अभी के लिए फॉर द रिव्यू पर्पज़ मैं बता रहा हूँ, हेडलाइट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मुझे नहीं पसंद आई थी और आज के टाइम पे भी नहीं पसंद है। पेयर्ड विद ऑक्स लाइट्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो इस गाड़ी की चलाते चलाते मुझे नहीं पसंद आती है वो है यार इसका बहुत बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पहला तो उसका लुक्स एंड डिज़ाइन ब्लैक एंड वाइट कलर का दिया है। सेकेंड चीज़ जो बहुत ख़राब है उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो ये कि यार वी स्ट्रॉम में, बर्गमैन में, एक्सिस में, सुजुकी की जितनी लो एंड वाली गाड़ियाँ हैं, मतलब जो सुपर सुजुकी को छोड़ के जिक्सर में, सब में सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। ऐसा क्यों किया सुजुकी मुझे नहीं पता, वो यूनिकनेस वाली फीलिंग है ही नहीं। तो इतना बेसिक, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पुराने ज़माने का जो वीडियो गेम में खेलता था उसका जो टेक्स्ट आता था ना, एकदम बेसिक सा। एनालॉग क्लॉक्स के बाद जो एक डिजिटल क्लॉक्स का शुरू हुआ था ना, तब जो टेक्स्ट आता था और वैसा है। बहुत ओल्डिश फीलिंग आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नॉट एट ऑल गुड इन टर्म्स ऑफ लुक्स। सेकेंड चीज़, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जो बटन्स दी हैं वो यार दे आर नॉट वेरी टैक्टाइल। वो एक पता नहीं उसका फील ऐसा है कि उसको दबा के रखना पड़ता है एंड वो हाथ काँप जाते हैं दबाते हुए, तब वो काम करती हैं। बहुत बेकार उसका फील है, बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छी रॉ टैक्टाइल बटन्स देते तो ज़्यादा सही रहता। उसका भी मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवरऑल गड़बड़ी किया है सुजुकी वालों ने मेरे हिसाब से। थर्ड चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मुझे नहीं पसंद वो है इसकी फीचर्स। मतलब बेसिक सब कुछ है, फ्यूल बता देगा आपको, आरपीएम बता देगा, स्पीड बता देगा, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है जो किसी काम की नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ऐप जो है इनका आई फील दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। उसमें कोई काम का नहीं है, वो बार बार रीसेट हो जाता है, उसको तो बार बार कनेक्ट करना पड़ता है मुझे। एक बार राइड करो फिर कनेक्ट करो, एंड उसमें ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है जो आप अपने बेसिक मोबाइल होल्डर में जो मोबाइल लगाते हो उससे, या आजकल तो कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाले डिवाइसेस आ गए हैं, आप वो यूज़ करते हो। तो ऐसा उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके कोई ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। नोटिफिकेशन भी आपको, मतलब एक बत्ती जलती है बस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर होता अगर ब्लूटूथ का पैसा एक डिस्टेंस टू एम्प्टी, एक मेट्रिक ये देने में अगर सुजुकी खर्च कर देती। इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस टू एम्प्टी एक राइडर के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस जाता है, पहाड़ों पे जाता है, रात को ट्रैवल करता है। काला मुनी पास जब मैं गया था मुंशियारी, गाड़ी में फ्यूल इतना लो था, बट क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं रहता है कब गाड़ी खाली हो जाएगी, कितना बचा है, तो आई वॉज स्टक। मतलब बहुत बुरी तरह मैं फंसा था। पहाड़ों का मोमेंटम लेके मैंने किसी तरह गाड़ी उतारी थी एंड समहाउ आई मेड इट टू माई होटल। तो एक वो दे देते ब्लूटूथ शोशा से बेटर तो ज़्यादा सही रहता। टेम्परेचर नहीं दिखाता है वो दे देते, वो भी आई फील ब्लूटूथ के ऊपर ही रखना था। ठीक है, तो दिस वॉज ओवरऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। थर्ड चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई इस बाइक की, आप नीचे की तरफ देखो, इसकी जो बैश प्लेट है वो बहुत छोटी सी है। सम्प गार्ड बोल लो, बैश प्लेट बोल लो, यार ये इतनी छोटी है ना कि नीचे का इंजन जो मेन है, जब आप ग्रेवल रोड्स पे ऑफ रोडिंग करोगे पत्थर छटक छटक के लगते हैं। और मेरे फेलो राइडर्स के साथ ऐसा हुआ भी है, मेरे सामने हुआ है वी स्ट्रॉम ओनर्स के साथ कि भाई मुक्तिनाथ में था मैं, वहाँ वी स्ट्रॉम ओनर्स पार्ट्स ढूंढ रहे हैं इसकी, क्यों? क्योंकि उनके ऑयल लीक हो रहा है, क्योंकि पत्थर छटक छटक के लगा। तो इसकी आई थिंक जो स्टॉक सम्प गार्ड बैश प्लेट है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए जो पूरा कवर करे। आई मीन दैट इज़ अ बेसिक यार, इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट वो करना चाहिए, उसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी।
चौथा डिसलाइक जो मुझे नहीं पसंद आया इस बाइक का, वो है इसके जो गेयर्स हैं, जो गेयर शिफ्टिंग है दैट इज़ नॉट द स्मूथेस्ट। मतलब मैं बोलूँगा इसके ना बहुत अच्छी है गेयर शिफ्टिंग है, ना बहुत एकदम ख़राब है। मतलब ओके ओके, एकदम स्मूथ भी नहीं है और एकदम ऐसा वो नहीं है, बट कभी कभी लगता है कि यार मतलब ज़्यादा आवाज़ करता है, ठक ठक ज़्यादा करता है। और क्लच वायर का भी मैं बात करूँ ना, तो मैंने क्लच वायर थोड़ा सा स्टार्ट में, मुझे जब मैंने गाड़ी ली थी मुझे लगता था कि क्लच वायर इसका बहुत टाइट है, मैंने थोड़ा ढीला करवाया, बट उससे मुझे एक प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या होता था कि जब मैं गाड़ी आइडल रहती थी स्टार्ट में और मुझे सेकंड से न्यूट्रल लेना है या मुझे फर्स्ट से न्यूट्रल ऊपर जाना है, तो गियर्स एकदम स्टक हो जाते थे। तो अभी थर्ड सर्विसिंग में मैंने फिर से इसको टाइट करवाया है, तो टाइट क्लच के साथ गियर्स अब थोड़े से स्मूथ हुए हैं, बट आवाज़ वगैरह करते हैं, मतलब दे आर नॉट द स्मूथेस्ट। क्विक शिफ्टर नहीं बोल रहा, बट वो एक स्मूथ फील होती है ना, वो नहीं है जैसी होंडा वगैरह में होती है ना, वैसी इसमें नहीं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नहीं पसंद इसकी, वो है इसका सीट कंफर्ट। सीट इसकी जो स्टॉक कुशंस या फोम जो आए थे ना इसके सीट के साथ, बहुत ही बेकार थे। मैंने पिलियन सीट पे भी काम कराया है, स्टॉक सीट के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्स्ट्रा एयर जेल सीट लगाई है। तो जो इसके स्टॉक फील था ना, इवन जब मैं करोल बाग गया था वहाँ पे भी जो भैया थे जिन्होंने मेरी सीट पे काम किया था, वो भी मतलब स्टॉक सीट देखते उन्होंने बोला कि भैया ये कितनी हार्ड सीट है। एंड आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि जब इसको 5-10 हज़ार चला लोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, बट यार मज़ा नहीं आया सीट पे। मैं फर्स्ट ट्रिप में गया था ना, एकदम जलन सी होने लगती है, तो ये चीज़ मुझे इसकी नहीं अच्छी लगती। स्टॉक सीट आई थिंक थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती है इस प्राइस रेंज में। कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो भाई नेक्स्ट चीज़ जो मुझे, आई एम नॉट अ बिग फैन एंड विच इज़ द बिगेस्ट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई थिंक सुजुकी अगर भगवान करे ऐसा हो कि एक फेसलिफ्ट इसका ले आए, तो उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा सुजुकी को काम करना चाहिए इसके सस्पेंशन पे, फ्रंट एंड रियर दोनों पे। फ्रंट की बात करूँ तो यार टेलीस्कोपिक है ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रैवल और होता ना तो ऑफ रोड्स में ज़्यादा बेटर फील होता, शोल्डर्स पे और आपके बॉडी पे अच्छे खासे झटके लगते। स्पीति में तो मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार मेरी बॉटम आउट भी हुई थी। देन रियर सस्पेंशन की मैं बात करूँ, मोनोशॉक है, एडजस्टेबल है ठीक है, बट पहली बात एडजस्टेबल सस्पेंशन है, बट मैं एडजस्ट किससे करूँ? टूल किट में सी स्पैनर ही नहीं है। आई मीन KTM भी देता है, हीरो भी देता है, इट्स अ बेसिक टूल 150 रुपये का, वो सुजुकी ने नहीं दिया। एंड मैं मतलब क्या बताऊँ, स्क्रू ड्राइवर लेके उसको हाथ से एडजस्ट करूँ, अलग से ख़रीद के करूँ, वैसे ही किया मैंने। तो यार ये सब बेसिक चीज़ें थी जो सुजुकी कर सकता था, बट इस प्राइस रेंज में, बट आई फील उन्होंने नहीं किया फॉर सम रीज़न। बट प्रीलोड अगर आपने दिया है तो एडजस्टेबल प्रीलोड है तो स्पैनर तो होना चाहिए यार, बेसिक टूल किट वाली चीज़ होती है। देन प्रीलोड के फील की बात करें तो यार सॉफ्टर सेटिंग में भी, जैसे इसकी सेटिंग 3 आती है स्टॉक में, उसमें भी भाई ये हार्ड ही फील होता है। हाईवेज पे जब रोड स्मूथ है तब आपको कुछ फील नहीं होगा, बट आप ऑफ रोड्स पे जाओगे और गाड़ी आपने तेज़ी से डाल दी गड्ढे में, ट्रस्ट में आपको फील होगा। फ्रंट वाले भी फील कराएंगे, बैक वाले भी फील कराएंगे। तो सस्पेंशन इसके बेटर हो सकते हैं। आप देख रहे होगे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैं सस्पेंशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग। एंड ये जो एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना, सीट कुशंस का, देन इसका एक्सटर्नल सीट का, प्रीलोड एडजस्टमेंट का, पूरा वो सब, ओवरऑल मैं बोलूँ तो गाड़ी अब मेरी पहले से स्टॉक से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये सब चीज़ें स्टॉक में होनी चाहिए। सस्पेंशन इज़ आई थिंक नंबर 1 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर दिस व्हीकल। तो स्पीकिंग ऑफ सस्पेंशन एंड कंफर्ट, भाई पिलियन कंफर्ट की मैं बात करूँ तो चलो पिलियन कंफर्ट तो इंक्रीज़ हो गया, मैंने फोम लगवा लिया, बट जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्टॉक फुट पैड्स, भाई पहले तो इनकी पोजीशनिंग देखो, साइलेंसर के जस्ट ऊपर है। अब आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, चलो मैं अपना ही सिनारियो बता देता हूँ कि मेरी वाइफ आई थी साथ में डिलीवरी लेने, शी वॉज वियरिंग हील्स, मतलब बेसिक 1/2 इंच का हील्स जो नॉर्मल शूज़ है, वो बैठी। पहले तो इतने पतले ये फुट पैड्स हैं कि, और हाइटेड गाड़ी है तो बैठने में ही पहली दिक्कत। देन वो बैठने के बाद ना, जब तक मैं घर आया था तो आप ये देखो साइलेंसर के पीछे जो पियानो ब्लैक फिनिश वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी स्क्रैच हो गया था, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग ही ऐसी दी है। आई फील कि ये फुट पैड थोड़े से आगे होते, थोड़े थिक होते ना, तो हवा में रहता पैर और ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये भी एक चीज़ है, एक नेगेटिव है। अब नेगेटिव्स की बात करें, देखो मैं हमेशा इस बाइक की तारीफ़ करता हूँ, बट आज जब खुल के बात कर रहे हैं, रॉ मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया हूँ, जैसा जैसा फील हो रहा है वैसा वैसा बता रहा हूँ आपको ओनरशिप में, ठीक है। तो फुट पैड्स भाई इसके बहुत बेकार हैं। ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है, ये आपका 1-2 राइड ही पिलियन के साथ टिकेगा, उसके बाद वो ख़राब होने वाला है, उस पर स्क्रैच आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग राइडिंग की बात करूँ
तो भाई इसकी जो विंड स्क्रीन है थोड़ी सी और टॉल होनी थी। एडजस्टेबल तो मैं नहीं मांग सकता इस प्राइस रेंज में, बट थोड़ी सी टॉल होती ना तो अच्छा रहता। विंड बफेटिंग बहुत लगती है यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट फॉर माई हाइट एंड मेरे हिसाब से ना, तो मैं चलता हूँ तो विंड इतना ब्लास्ट आता है ना, विंड ब्लास्ट। अभी जैसे मैं गया था यहाँ से गोरखपुर नॉन स्टॉप 900 किलोमीटर एक्सप्रेसवे चलाया था ना, इतनी विंड फट रही थी मेरे चेस्ट पे, शिन पे, कानों में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका कुछ कर सकते थे, थोड़ी सी टॉल दे देते। अब वो आफ्टर मार्केट वाली जो आती है ना वो बहुत गंदी लगती है देखने में, टू बी ऑनेस्ट। तो स्टॉक में ही कुछ अच्छा रहता ना, तो क्वालिटी अच्छी है पर थोड़ा सा ऊंचा रहता तो सही रहता। देन नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई थी इसकी, वो थे यार इसके स्टॉक मिरर। अब हाईवेज़ के लिए वो स्टॉक मिरर ना, मेरे को पहला तो वाइड नहीं थे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था बहुत। उसका तो जो उसका एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत कम है, तो उस वजह से मैंने फिर ये चेंज कराए, वाइड लगवाए। तो स्टॉक मिरर्स वॉज ऑल्सो समथिंग जो मुझे नहीं पसंद आए थे इसमें। या जो नेगेटिव मुझे लॉन्ग राइड्स में, स्पेशली मेरे नेपाल ट्रिप में मुझे फील हुआ है, वो है यार इसका जो फ्यूल टैंक है, आई फील छोटा है। कम से कम 15 लीटर होना था, 12 लीटर का ही है एंड ऐसे गायब होता है। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और यहाँ से ना थी गुंजाइश, ये थोड़ा अभी स्टिल मेरे हिसाब से स्लिम है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर सकते थे। आई मीन I just wanted that 50-80 किलोमीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा रेंज, 100 किलोमीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा रेंज। तो फ्यूल टैंक इसका 12 लीटर है, बहुत बार रिफ्यूल कराना पड़ता है। पहाड़ों पे तो ऐसा होता है यार कि अब मैं समझ गया हूँ, तो मैं जहाँ मुझे पेट्रोल पंप दिखता है ना, अब मैं स्टॉप ले लेता हूँ, फुल करा लेता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कब फ्यूल पम्प्स इतने दूर दूर हो जाए एंड इसकी टंकी छोटी है कब खाली हो जाए। तो ये भी एक चीज़ थी जो कर सकते हैं नेक्स्ट फेस लिफ्ट में, और बेटर हो सकती थी। 12 लीटर बहुत कम है फॉर अ टूरर बाइक। और भाई अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसकी कम बुराइयाँ की, तो एक पॉइंट और है विच आई फील बेटर हो सकता था, इसकी ब्रेकिंग से रिलेटेड। अब ब्रेकिंग, इसकी फ्रंट ब्रेकिंग तो मैं बात करूँगा वो तो प्लस में है, बट इसकी जो रियर ब्रेकिंग है ना, मैं अगर आपको लेमैन टर्म में बताऊँ तो इसका पीछे का ब्रेक कम लगता है। अब आप समझ जाओ, जो इसका बाइट है ना, रियर ब्रेक का बाइट उतना शार्प नहीं है, उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी पर्पस के लिए ना थोड़ा सा तेज़ी से मारना पड़ता है, और नहीं तो आपका फ्रंट ब्रेक मेक श्योर कि हमेशा अच्छा रहे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं भी फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आई डोंट यूज़ रियर ब्रेक मच, बट रियर ब्रेक का बाइट थोड़ा ज़्यादा होता है ना। इवन यहाँ के तो आप सुजुकी सर्विस में भी जाओगे ना, तो इवन वो भी बताएंगे कि सर रियर ब्रेक इसका कम है, कम लगता है। तो रियर ब्रेक का जो बाइट है वो मज़ा नहीं आया। बहुत बुराइयाँ कर ली, चलो अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया, इस गाड़ी के लुक्स, किलर लुक्स हैं यार, मतलब डिज़ाइन वाइज और देखने में इट्स अ वेरी आई कैचिंग बाइक। प्लस दिस इज़ अ ह्यूज बाइक, दिस इज़ अ बिग बाइक इन टर्म्स ऑफ साइज़। लोग कहते हैं ना साइज़ मैटर्स, तो हाँ भाई ये बड़ी बाइक है, आप इसको अपनी रॉयल एनफील्ड्स के साइड में रख दो, ये बड़ी दिखेगी उनसे और बड़ी है भी। अच्छी डिज़ाइन है, प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी, आई हैव नो इश्यूज़ विद बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेरी स्टर्डी, वेरी हैवी बाइक। तो इसके मतलब किसी भी पार्ट में ऐसा कहीं मुझे लगा नहीं कि कॉस्ट कटिंग या चीपोपन किया गया है। मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी, इसकी स्विचेस वगैरह, इसका जो ओवरऑल एक फिनिश है, कहीं इसके कर्व्स हैं, जो कट्स हैं, कहीं भी कुछ शार्प नहीं है, एंड ऑल ओवरऑल मतलब एक बहुत बढ़िया काम किया सुजुकी ने डिज़ाइन वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज। तो डेफिनेटली 10 ऑफ 10 मेरी तरफ से इस बाइक को फॉर द लुक्स एंड डिज़ाइन पार्ट। लुक्स की वजह से ही इसका नाम मैंने रखा है जैकी। हो सकता है शायद ये जैकलिन फर्नांडिस से इंस्पायर्ड हो, या हो सकता है जैकी चैन से इंस्पायर्ड हो। कमेंट में आप बता दो किससे इंस्पायर्ड। चलो बात करते हैं इसकी सबसे बेस्ट पार्ट, जो इसको ओन करने के बाद ना मेरे हिसाब से जो पैसा वसूल गया मेरा जिस चीज़ को लेके, वो है इसकी सरप्राइजिंग ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। तो आप देखो यूट्यूब पे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि ये बाइक ऑफ रोडर भी नहीं है, ये बाइक ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती, ये बाइक ये नहीं कर सकती, ये बाइक तो गड्ढों में गिर जाएगी, फंस जाएगी, हो जाएगी। सैंड में चला दिया, स्लश में चला दिया, मड में चला दिया, ग्रेवल्स में चला दिया, स्नो में चला दिया, ब्लैक आइस में चला दिया। ये गाड़ी वैसी बिल्कुल नहीं है। इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मैं खुद हैरान हो गया कि यार, मतलब मैं सोचा था इसमें अलॉय व्हील्स हैं, स्पोक व्हील्स नहीं है एंड ऑल दैट, सारी शंकाएं दूर हो गई। भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, 205 mm। अलॉय व्हील्स हैं, बट जो इसकी प्रोफाइल्स हैं, टायर्स की प्रोफाइल, दे आर ह्यूज, एडवेंचर वाली प्रोफाइल्स हैं इसकी टायर की।
तो एडवेंचर करने में ये बहुत अच्छा साथ देगी आपका। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि ये गाड़ी आप नेकेड बाइक चला रहे हो या वैसे चला रहे हो। आप जब इसको लॉन्ग टूर पे निकलोगे ना लेके, तो आपको यही फील होने वाला है कि आप एक एडवेंचर बाइक चला रहे हो। और जब ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको यही फील होने वाला है कि आप एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक से ऑफ रोड कर रहे हो। अब देखो यार, मेरे जैसे आपके जैसे लोग 99% लोग रैलीज में नहीं जाने वाले, डकार रैली वगैरह में। ऑफ रोडिंग मतलब क्या, स्पीति वैली चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, थोड़े से ऑफ रोड आपके जो ट्रेल्स होते हैं वीकेंड ट्रेल्स, वहाँ आप चले गए। मैं नेपाल गया था, मुक्तिनाथ, मस्टैंग वैली के जो ऑफ रोड्स हैं वो सब किया मैंने। तो ये सब करवा देगी ये बाइक बहुत इजीली। आप ये बाइक देख लो, ये बाइक लेके लोग उमलिंगला तक गए हैं, ये बाइक लेके लोग डाउन साउथ तक गए हैं, ईस्ट साइड गए हैं, वेस्ट साइड गए हैं, पूरा इंडिया ये बाइक आपको करवा देगी। और एक बाइक से आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो ना कि आपको जहाँ भी आप जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी ट्रेल्स पे जाओ, वहाँ पे जाए और आराम से आपको सेफली वापस ले आए, ये बाइक वो कर देगी। तो इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ पे भाई मुझे बिल्कुल शक नहीं है। और जिनको शक है, जाके मेरा चैनल है, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स का चैनल है जिनसे मैं भी इंस्पायर होके मैंने डिसाइड किया कि ये बाइक मैं लूँ, ठीक है। आप उनका देख लो, और मुंह से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वीडियोज़ ही हमारे प्रूफ हैं। तो गाइज़, नेक्स्ट चीज़ जो जिसने एकदम हैरान कर दिया वो है इसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी। बहुत अच्छी है, मतलब इसको लाद दो सामान, आप टेल बैग लाद दो, सैडल बैग्स लाद दो, टॉप बॉक्स लाद दो, पिलियन लाद दो, और उसके बाद ले जाओ, गाड़ी बिल्कुल अंडर पावर फील नहीं होगी। इट इज़ एज स्मूथ एज विदाउट लगेज। तो इसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी बहुत है। और मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स वो पूरा होटल लेके वी-स्टॉर्म में चलते हैं, एंड कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, टेंट लगाते हैं, पूरा बोरिया बिस्तर लेके। तो बहुत अच्छी यार लगेज कैरिंग कैपेसिटी इसकी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड जब इतना हैवी लगेज लादने के बाद ये गाड़ी हाईवेज पे ऐसे भाग रही थी, इतनी मक्खन, तो मज़ा आ गया था। स्पीकिंग ऑफ मज़ा आ गया था भाई, इसका जो नेक्स्ट चीज़ बहुत अच्छा है वो है यार डेफिनेटली इसका इंजन। अब देखो, इंजन को लेके मार्केट में 10 तरह की चीज़ें हैं कि अब ये ऑयल कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड नहीं है, हीट होता है, वाइब्रेट करता होगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। गर्मी की बात करूँ, हीट वाली बात की, तो देखो यार, हीट मैंने ना कभी इसको कच्छे में नहीं चलाया, हाफ पैंट में, चप्पल में, तो हीट मुझे कभी फील नहीं हुई। मैं हमेशा मोटी जीन्स या अपनी राइडिंग पैंट में चलाता हूँ, तो हीट वाली चीज़ इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने वाइब्रेशंस को लेकर नोटिस किया है वो ये कि भाई अगर इसको 100-120 किलोमीटर कंटिन्यूस स्ट्रेच में चला दो तो ऐसा फील होता है कि गाड़ी थोड़ी सी स्ट्रेस में आ रही है, या आप कह लो कि थोड़ी सी इंजन की साउंड थोड़ी सी आपको लगेगी कि बढ़ गई है। इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज द फर्स्ट 10 किलोमीटर्स। तो मैं क्या करता हूँ, 120 किलोमीटर के बाद मैं स्ट्रेच लेता हूँ, बाइक को भी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जब इसको वापस ऑन कर दो ना, जस्ट गिव हर 5-10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद ये गाड़ी बटर स्मूथ है। तो यार इंजन को लेके कोई इशू नहीं है। आपको ऑन ऑफ करना हो, बार बार आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, पहाड़ों पे रुक रहे हो, जीपीएस चेक कर रहे हो, गाड़ी ऑफ कर रहे हो स्टीप्स में या जैसे भी, फिर से ऑन करोगे गाड़ी ऑन हो जाएगी, माइनस टेम्परेचर्स में ऑन करोगे गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो इंजन इसका धोखेबाज नहीं है, बहुत अच्छा इंजन है, और ऐसा कोई वाइब्रेशंस नहीं है ना फुटपैक्स पे ना कहीं पे, तो बहुत बढ़िया है। और जब सर्विस हो जाती है तो भाई उसके बाद तो मस्त मक्खन हो जाता है। तो भाई इंजन को लेके मैं तो कोई बुराई नहीं करूँगा, मुझे इसका इंजन बहुत पसंद है। लो एंड टॉर्क इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप इसको अच्छे आरपीएम पे ले जाओ तब ये एक स्वीट स्पॉट पकड़ेगी, इसका ऑन द गो स्वीट स्पॉट है। तो इंजन के मामले में यार इसका बहुत लीनियर एक्सेलरेशन है, एंड मतलब मुझे बिल्कुल कंप्लेंट्स नहीं है इंजन को लेके। बहुत प्यारा टेक्नोलॉजी और जो भी इंजीनियरिंग लगाई है ना, मतलब मस्त है, एंड फुली सेटिस्फाइड विद द इंजन परफॉर्मेंस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्लस पॉइंट जो इसका है बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो है यार इसकी हैंडलिंग। इसका जो स्टॉक हैंडल था वो भी बहुत अच्छा था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोग मेरे से पूछते रहते हैं सिटी राइड्स कैसी है, सिटी राइड्स कैसी है। भाई सिटी राइड्स बहुत अच्छी है इसकी। आप इसको डेली कम्यूट्स के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, सिटी राइड्स के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, अनलेस अनटिल सीट हाइट इज़ नॉट एन इशू। आप इसको एज अ रेगुलर आप डेली कम्यूटर, ऑफिस वाला, वीकेंड राइड्स के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए आप सब यूज़ कर सकते हो। इसकी हैंडलिंग बहुत मक्खन है, वेरी इजी टू राइड बाइक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई बिल्कुल प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, आराम से आप जा सकते हो। एक और चीज़ फॉर लॉन्ग राइड्स, फॉर योर डेली कम्यूटर्स जो इसकी बहुत अच्छी है वो है इसका एवरेज। तो यार अगर आप इसको ना 110 के ऊपर क्रूज़ करोगे हाईवेज़ पे, तो ये आपको आराम से 35-38 के बीच का एवरेज देगी, डिपेंडिंग ऑन योर लगेज एंड एवरीथिंग। और ये मैं अपने फुल सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है।
और अगर आप इसको 80-90 क्रूज़ करते हुए लाओगे ना तो ये आपको 40 तक का एवरेज दे देगी, 40 के ऊपर। और एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, अगर आप पावर और स्पीड हाई ऑक्टेन पेट्रोल्स यूज़ करोगे तो ये गाड़ी 1-2 किलोमीटर और एवरेज निकाल के दे देगी। तो तेल ऐसा कुछ ऐसा उतना नहीं पीती है, टैंक इसका कम है, बट ऐसा एकदम वो जो बोलते हैं ना एकदम तेल पीने वाली, तो वो तेल पीने वाली बाइक ये नहीं है। और माइलेज के साथ साथ अगर इसके सर्विसिंग कॉस्ट की बात करूँ तो भाई बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैंने ये बाइक चूज़ की थी कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्ट्स की कॉस्ट, लेबर चार्जेस सब कुछ बहुत सस्ता है। सुजुकी की रिलायबिलिटी तो है, सर्विसिंग सुजुकी की मुझे गुड़गांव में तो बहुत अच्छी मिलती है। उसके अलावा इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो भी सस्ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरी पहली 2 सर्विसेज कंबाइंड हुई 1700 में, थर्ड सर्विस मेरी हुई है 3200 में, विद दोनों डिस्क पैड्स चेंज हुए हैं, एयर फिल्टर चेंज हुआ है और उसके अलावा बहुत कुछ काम हुआ है। उसमें मेरे 3200 आए, 5000 का बिल टोटल आया, जिसमें 1800 रुपये मैंने AMC के दिए हैं। तो मेरी अगली 4 सर्विसेज भी लेबर चार्ज से आप कह लो फ्री हो गई। ठीक है, तो सर्विसिंग कॉस्ट वाइज यार ये पॉकेट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है। अगर मैं हिमालयन लेता जो मेरी फर्स्ट फेवरेट बाइक थी, उसके यार आपने सबने सुना है उसमें दिक्कतें तो आती हैं, उसके पार्ट्स वगैरह, कभी रिले गया, कभी ये गया, कभी वो गया। भारी बाइक भी है और रॉयल इनफील्ड का है थोड़ा सा सर्विसिंग। मैंने एक्चुअली आई हैव ओन्ड अ रॉयल इनफील्ड 650 मीटियोर, रॉयल इनफील्ड 350 थंडरबर्ड, रॉयल इनफील्ड क्लासिक, ये सारी बाइक्स चला के मैं आपको रॉयल इनफील्ड के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ उसकी सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। तो सर्विसिंग के मामले में, पॉकेट के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ओके गाइज, नाउ आप लोगों के क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर। अर्जुन रॉथ ने पूछा है सीट कंफर्ट कैसा है। तो यार सीट कंफर्ट जैसे मैंने बताया, जो स्टॉक सीट कंफर्ट है वो ओके है, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत बेकार। मेरे लिए पर्सनली अगर स्टॉक सीट के साथ मैं 100-150 किलोमीटर गाड़ी एक स्ट्रेच में चला दूँ तो मेरे हिप्स में जलन होने लगती है और मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। बट उसका सॉल्यूशन क्या है, सैडलिंग करो और टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेते रहो। तो दुर्गा प्रसाद पूछ रहे हैं कि 110 से 120 के बीच में अगर इसको क्रूज़ करते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी क्या मिलेगा। देखो सर, 110 से 120 के बीच में अगर आप लॉन्ग क्रूजिंग इसकी कर रहे हो तो आपको एवरेज 35 से 38 के बीच में मिलेगा। अगर आप अच्छा पावर या ऑक्टेन वाला पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। बट मैं जो बोलूँगा कि 90 to 100 में क्रूज़ करो तो इसका बेस्ट माइलेज निकल गया। तो तजीबुल भाई ने बहुत लंबा कमेंट किया है, वो कह रहे हैं कि यार वो ये बाइक चलाया है, राइड क्वालिटी वगैरह उनको अच्छी लगी, बट स्टिल दिस व्हीकल कैन नॉट जस्टिफाई इट्स प्राइस। वी स्टॉर्म के नाम पे सुजुकी शायद ज़्यादा पैसा ले रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन ट्रैवल नहीं है, सीट अच्छी नहीं है, कंफर्ट अच्छा नहीं है स्टॉक में जो आता है, और ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है, वही बोरिंग बेसिक सा कंसोल है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू तजीबुल भाई। तो जैसा कि मैंने कहा ना, दिस बाइक डेफिनेटली नीड्स अ फेसलिफ्ट, और एक फेसलिफ्ट आएगा ना, अगर 10-15 हज़ार ये महंगी भी होगी, बट जो बातें हम लोग कर रहे हैं अगर सुजुकी उन पे ध्यान दे देता है ना तो ये बाइक अनबीटेबल होने वाली है सेगमेंट में। इस सेगमेंट के ऊपर कोई जाएगा ही नहीं अगर ये सब बातें सुजुकी ध्यान दे देता है। सस्पेंशन वाली बात हो, चाहे हेडलाइट वाली या कंसोल वाली बात हो, या इसका सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली सुजुकी से कोई वीडियो देख रहा है तो यार कुछ करो। मोस्ट ऑफ दी ओनर्स आर वेटिंग फॉर अ फेसलिफ्ट। तो अमित भाई पूछ रहे हैं सर्विस कॉस्ट कितना आता है और हाईवे पे क्या एवरेज है। तो भाई सर्विस कॉस्ट देखो, पहली 2 सर्विसेज मेरी कंबाइंड 1700 की हुई, और थर्ड सर्विस में थोड़ा सा ज़्यादा काम हुआ क्योंकि ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए, तो मेरे पड़े 3200 रुपीज़। ओके, राइड ऑन KG007 भाई आपका नाम नहीं था तो आपका यूज़र नेम ही ले लिया मैंने। ये पूछ रहे हैं कि यार एक्चुअली बता रहे हैं कि स्टॉक सीट के साथ उनको डिस्कम्फर्ट होता है, टेरिबल डिस्कम्फर्ट। तो हाँ यार, ये एक सच बात है। जो 835 वाली सीट थी, स्टार्टिंग में आप यूज़ करोगे ना तो 2-3 हज़ार किलोमीटर तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा। धीरे धीरे आपका जो सीट कंफर्ट है, जो कुशन है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। नहीं तो ऐसा एक एयर जेल सीट आता है, वो यूज़ कर सकते हो। उसका एक सॉल्यूशन और है, रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक्स लो, और एक सॉल्यूशन है लर्न दी सैडलिंग स्किल, बहुत काम आने वाली है। आपकी सैडलिंग स्किल इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप 1-2 किलोमीटर तक सैडल कर सको कंटिन्यूस, फिर देखना मैजिक जब आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके हिप्स में ब्लड फ्लो होगा सैडल करते वक्त, गाड़ी चलाते हुए मतलब, तो आपको वो पेन नहीं कम फील होगा जब आप वापस बैठोगे। तो यार इसका यही तरीका है, राइडिंग डायनामिक्स ऐसे ही हैं आई थिंक इस बाइक के, एंड ये सारे बाइक्स फैमिली।
देखो, आपके सेकंड और थर्ड सवाल में आप बता रहे हो कि आपको पेन वगैरह होता है, तो यार देखो, पेन का एक सॉल्यूशन है कि आप या तो राइज़र लगवा लो, अगर उससे आपको लगता है कि वर्टिकल हाइट इंक्रीज़ होने से अगर आपके शोल्डर में थोड़ी हेल्प होगी, या आप एक और काम कर सकते हो, स्टॉक हैंडल के ये 4 स्क्रू खुलवा लो और थोड़ा सा इसको पीछे करवा लो। देखो, स्विचेस थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, ये दूसरे हैंडल बार में मैंने ऐसे ही कराया, बट इसका जो रीच है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपका राइडर्स ट्रायंगल थोड़ा बेटर हो जाएगा। आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ये एक वाइडर हैंडल बार जो मैंने लगवाया है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट आपके लिए बता रहा हूँ कि वाइडर हैंडल बार हेल्प्स आपकी शोल्डर पेन वगैरह में, तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। और आपका लास्ट सवाल कि भाई लोअर सीट हाइट जो 810 mm वाली है, ये लॉन्ग टूरिंग पे कैसी है? तो नेपाल जब मैं गया था तो मैंने एयर जेल नहीं यूज़ की थी, सीधा रॉ में बैठा था, और सीट कंफर्ट इसका और 835 का ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ना 835 से इसका फोम भले ही कम है, बट जो कंफर्ट है ना वो सेम ही फील होता है, तो उतना डिफरेंस मुझे पर्सनली नहीं फील हुआ। बट हाँ, आई डू फील बेटर प्लांटिंग माई लेग्स ऑन द ग्राउंड इस सीट के साथ, एंड ऑल्दो ये सीट में कुशन कम है, बट आई विल नेवर गो बैक टू दैट 835 सीट, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन है लो सीट हाइट का पहाड़ों पे, जो कि बहुत काम आता है, और अगर मुझे कंफर्ट चाहिए तो मैं ये लगा लेता हूँ। तो एक और मस्त सवाल सलमान भाई पूछ रहे हैं, ये लूँ या BMW GS 310? सलमान भाई, BMW GS 310 आज की डेट में आप नहीं ले सकते, क्योंकि शायद वो डिसकंटिन्यू हो गई है। तो सबसे मुद्दे की बात, क्या ये गाड़ी आपको 2025 में खरीदनी चाहिए? शुड यू बाय दिस बाइक इन 2025? मेरा, अगर मैं बहुत लेमेंट्स टर्म में इसको समराइज़ करूं, तो हाँ, आप खरीद सकते हो। अगर आप इसके ओवरऑल बेनिफिट्स देखोगे और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखोगे ना, तो ये बाइक बहुत सस्ती है कंपेयर टू अदर बाइक्स। मैं बता रहा हूँ, इस बाइक की जितनी कॉस्टिंग है, इंक्लूडिंग ऑल दी मॉडिफिकेशंस, ऑल माय राइडिंग जैकेट्स, गियर्स, ऑल माय व्लॉगिंग सेटअप, सब कुछ मिला के बाद भी ये बाइक अभी एक दो बाइक्स की जो ऑन रोड प्राइस है वो टच नहीं कर पाई है। तो अगर आप एडवेंचर टूरिंग स्टार्ट करना चाहते हो, यू वांट टू फील द गेम कि कैसा है, तो आई थिंक ये बाइक बहुत अच्छी है। फिर बजट अलाउज, गो फॉर हिमालयन, वो बेस्ट बाइक है फॉर टूरिंग, फॉर पिलियन, फॉर एडवेंचर। बट अगर आपका बजट उतना नहीं है, तो आई थिंक इस बजट में इवन विद 2.5 2.6 लैक्स ऑन रोड, ये बाइक आई फील वर्थ द मनी है। मतलब लोग इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, स्लीपर क्लच नहीं है, लिक्विड कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार आप बजट देखो और आप ये बताओ कि इस बजट में ऐसी कौन सी बाइक है जो इतनी कैपेबल है, इतनी रिलायबल है और इतनी इकोनॉमिकल है। मुझे एक बाइक का ऐसा नाम बता दो। एक्सपल्स इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, ना होगा। एक्सपल्स इज अ डिफरेंट बाइक। एक्सपल्स 210 के बारे में बताऊं तो एक्सपल्स 210 हाईवे में इसको बीट नहीं कर सकती। दिस बाइक इज क्वीन इन हाईवेज। किंग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई छोटी बाइक है, 250 सीसी की है। अभी बड़े सीसी वाले लोग चढ़ जाएंगे मेरे पे कि क्या किंग कैसे बोल रहा है तू 250 सीसी की बाइक को। बट दिस बाइक इज़ डेफिनेटली अ हाईवे क्वीन। इतनी स्मूथ चलती है ना, मतलब क्या वर्ड होता है, माइल मंचर। दिस बाइक इज़ अ माइल मंचर। मुझे ये बाइक बहुत पसंद है। इस बाइक के साथ अभी मैं बहुत टूरिंग करने वाला हूँ। आप आगे देख सकते हो मेरे चैनल में कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस टेरेन पे मैं ले जाने वाला हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे वी-स्टॉर्म ओनर्स आई थिंक मेरे साथ अग्री करेंगे दैट दिस इज़ एन ओवरऑल अ वेरी इकोनॉमिकल एंड अ वेरी गुड पैकेज फॉर बिगिनर्स जो एडवेंचर टूरिंग में आना चाहते हैं, जो एक फील लेना चाहते हैं कि यार लॉन्ग राइड्स मैं बाइक से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अगर आप नहीं भी कर पाओगे ना, तो आप इसको डेली कम्यूटर एज अ डेली कम्यूटर बहुत अच्छा यूज़ करोगे। तो उस मामले में शुड यू बाय दिस बाइक? डेफिनेटली यू शुड बाय दिस बाइक। अगर आपका बजट अलाउ करता है, गो फॉर 390 एडवेंचर नई वाली जो आई है, गो फॉर हिमालयन, गो फॉर एन X500, उसके ऊपर गो फॉर बहुत सारी बाइक हैं, स्पोर्ट्स टूरर आ जाती है उसके ऊपर BMW एडवेंचर सीरीज़ आ जाती है। आपका बजट, आपका इंटरेस्ट जिसमें अलाइन करता है, आप वो ले सकते हो। मैं ये हमेशा से मानता हूँ और हमेशा से कहता हूँ, इट इज़ नेवर अबाउट द बाइक, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द राइडर। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, गिव इट अ थम्स अप, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। किसी का वी-स्टॉर्म लेने का मन है, कुछ डाउट है, मेरे चैनल का लिंक दे दो, रिव्यू दिखा दो, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट एडवेंचर में। तब तक के लिए दिस इज़ मोटो मनु साइनिंग ऑफ। एंजॉय।